नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। राजस्थान में वोटिंग हो रही है। किसका होगा राजस्थान में राज तिलक? मरुधरा में बदलेगा राज या बदलेगा रिवाज? गहलोत का जादू बरकरार रहेगा या फिर चलेगा मोदी मैजिक? इन तमाम सवालों का जवाब राजस्थान की जनता ईवीएम में आज कैद कर रही है। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग जारी। राजस्थान में शुरुआती 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और अब सुबह के 9 बज रहे हैं। शुरुआती 2 घंटे की वोटिंग 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान राजस्थान में जारी रहेगा। अगर आप भी राजस्थान के वोटर हैं तो फिर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वोट जरूर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट करके लोगों से अपील की गई कि अपने घर से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत करें। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दिग्गजों की तस्वीरें हैं जो आज अपने घर से निकले वोट डालने के लिए। इसमें बाबा बालकनाथ, अलवर से एमपी और तिजारा से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। उनसे लेकर दिया कुमारी से लेकर अर्जुन राम मेघवाल से लेकर कैलाश चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, महेंद्रजीत सिंह, सभी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तमाम दिग्गजों ने वोट डाल दिया है। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं इसी चुनाव से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारियों के लिए स्नेहा के पास। बिल्कुल रोमाना, और जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, जिनकी तस्वीरें आ रही थी, यह भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश की तरह ही किस तरीके से राजस्थान में सांसद भी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने घूमे हैं, मैदान में उतरे हैं। वो दिग्गज चेहरे कौन है, ये इस वक्त आप आराम से देखिए। ये बड़ी बड़ी तस्वीरों पे आपको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नजर आएंगे। जोटवाड़ा सीट से ये अपने विधानसभा मैदान में सांसद से अब विधायक बनने की उम्मीद में वोट करते नजर आए थे। आपने देखा था दिया कुमारी, ये भी विद्याधर नगर सीट से किस्मत एक विधायक के तौर पर निभाएंगी, जबकि राजसमंद में सांसद की भूमिका निभा चुकी है। इसके बाद अगला बड़ा नाम है किरोड़ी लाल मीणा का। सवाई माधोपुर से इन्हें भी मैदान में उतारा गया है। विधानसभा सीट पर ये लड़ेंगे चुनाव। बाबा बालकनाथ अलवर, और अब अलवर में तिजारा सीट से सांसद से विधायक बनने की राह पर, उम्मीद पर। कहते ये है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवा, और उस सेवा का मौका चाहे जिस रूप में मिले। भागीरथ चौधरी का भी नाम सामने आता है। किशनगढ़ सीट से इन्हें भी विधायक बनने के लिए मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने इन्हें सांसद से विधायक की भूमिका के लिए अब मैदान में उतार दिया है। देवजी पटेल अगला नाम, अगली शक्ल, अगली तस्वीर। सांचौर से इन्हें भी सांसद के बजाय अब विधायक बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने इनके कंधों पर डाली है। जनता जनार्दन डिसाइड कर लेगी। इसके अलावा जो अगली सीट पर नजर होनी चाहिए वो है नरेंद्र कुमार की। मांडवा सीट से ये भी सांसद के बाद अब विधायक बनने के लिए जोर आजमाइश करते अपने क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। कुछ और भी आंकड़े हैं, कुछ और भी डिटेल्स है, कुछ ग्राफिक्स हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अवधेश का। बिल्कुल स्नेहलता, आपने बताया कि किस तरीके से जो सांसद है विधायक बनने की होड़ में है, लेकिन रिवाजों पर भी गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि परंपरा और रिवाज का बड़ा महत्व है। देखिए 1993 की अगर हम बात करते हैं तो भैरव सिंह शेखावत वहां पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजस्थान में यह परंपरा है कि आइए और जाइए, एक के बाद एक नंबर लगता है। 1998 में कांग्रेस की सरकार आ गई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन फिर से रिवाज बदला राजस्थान की जनता ने। 2003 में बीजेपी को बहुमत मिला और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। फिर से उसके बाद राजस्थान की जनता ने मन बदला और 2008 में कांग्रेस को बहुमत मिला, अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। और जब 2013 आया तो फिर से वही रिवाज, उसी परंपरा पर राजस्थान की जनता चली और बीजेपी को बहुमत दे दिया गया। वसुंधरा राजे बनी मुख्यमंत्री और 2018 में भी परंपरा कायम रही। अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई। अब सवाल यह है कि 2023 में क्या यह परंपरा बदलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। सीधे रुख करते हैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी रोमाना का। बिल्कुल, तो 1993 मतलब 3 दशक होने को आ रहे हैं जब से सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान में जनता परिपक्वता दिखाती है और सत्ता की रोटी को हर 5 साल में पलट देती है। अब राजस्थान में आज वोटिंग हो रही है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तभी से गहलोत और पायलट 2 अलग अलग खेमे, और इन खेमों में तनातनी शुरू हो गई। आज वोटिंग का दिन, बयानों की तीर आज भी चल रहे हैं। गहलोत कह रहे हैं सभी 200 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सचिन पायलट कह रहे हैं कोई व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं जिता सकता है। हर सीट पर चुनाव जो है वो कांग्रेस लड़ रही है और पंजा लड़ रहा है।
कितनी जगह डिमांड आ रही मेरी चुनाव के अंदर, मैंने इसलिए कहा था कि भाई आप ये समझो कि सरकार अगर आपको लानी है तो आप समझो 200 जगह मैं ही लड़ रहा हूँ। जब आप कहते हो मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है प्रदेशवासियों में, अच्छे काम हमने किए हैं, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, अगर आपका मुझ पर विश्वास है तो आप समझ लो मैं ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ सब जगह से। और छोटी मोटी गलती भी कोई हुई लोकल, दरकिनार करो सरकार लाने के लिए, उद्देश्य बड़ा है सरकार लाने का, तो आप ये समझो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, विश्वास मुझ पर कीजिए। 200 सीटों से 200 सीटों पर, तो अगर 200 सीटों पर आपका चेहरा लड़ रहा है और अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो आपका ही चेहरा नेतृत्व आगे करेगा। देखिए वो तो हाईकमांड पर है, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हाथ का सिंबल लड़ रहा है, हमारे 199 लोग मैदान में हैं, सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पार्टी का प्लेटफॉर्म, पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा सबसे आगे है, हमारे मैनिफेस्टो है, हमारी लीडरशिप की सारी जो उन्होंने हमें ताकत दी है वो है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता, ना जितवा सकता, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है, हारती भी टीम है, जीतती भी टीम है। और मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं ग्राउंड पर। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय के पास चलेंगे, जिन्होंने सचिन पायलट से खास बातचीत की। और अभिषेक उपाध्याय, ये जो आपने इंटरव्यू किया, इसमें तो कांग्रेस की कलह की कलई मतदान वाले दिन एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। रोमाना, देखिए सचिन पायलट के आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, वो मतलब बहुत ही सुलझे हुए राजनेता की तरह से बहुत ही बारीक लाइन की ओर इशारा कर रहे हैं। एक और वो ये क्लियर कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, पीएम की कई बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो कांग्रेस के साथ में है। लेकिन कांग्रेस में दो बातें बहुत ही क्लियर कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि कोई व्यक्ति अकेले नहीं लड़ रहा है, मतलब अशोक गहलोत ये जो कह रहे हैं कि मैं अकेले 200 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं, इस बात को क्लियर खारिज किया उन्होंने। ये ध्यान देने वाली बात है। और इसी इंटरव्यू का एक हिस्सा वो भी है रोमाना, जहां उन्होंने कहा यहां दो ही हैं, खड़गे जी और राहुल जी। नेतृत्व के नाम पर उन्होंने दो नाम लिया, तीसरा नाम नहीं लिया है। तो वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो पूरा चुनाव है, ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, ये अशोक गहलोत का चुनाव नहीं है। तो अशोक गहलोत का चुनाव या कांग्रेस पार्टी का चुनाव, ये समझ लीजिए ये दो ध्रुव हैं अलग अलग। और सचिन पायलट ने इन दोनों के बीच में जो एक नदी निकलती है, वो चाहे अविश्वास की नदी आपको कहें या भविष्य की संभावनाओं की नदी कहें उसको, उसकी ओर साफ इशारा किया है। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा जैनेंद्र के पास हम चलते हैं लेकर दर्शकों को, क्योंकि जैनेंद्र, जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में अशोक गहलोत की तरफ से ये बताने, दिखाने और जताने की पूरी कोशिश हुई है कि ये राजस्थान चुनाव कांग्रेस का नहीं, गहलोत का चुनाव है, आज उसी पर ये बड़ा फुल स्टॉप जो सचिन पायलट ने लगाया है। देखिए, अशोक गहलोत ने जो बयान दिया कि वो वोटर ये मानकर वोट करें कि वो अशोक गहलोत ही 200 सीटों से लड़ रहे हैं, इसके पीछे आधार ये है कि जो तमाम सर्वे हैं उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत पहली पसंद है। और हम लोग भी जब तमाम इलाकों में घूम रहे हैं तो चाहे वो बीजेपी का भी वोटर हो, अशोक गहलोत को लेकर के या उनकी गवर्नेंस को लेकर के कोई खास शिकायत बीजेपी का वोटर भी करता हुआ नजर नहीं आया। हमें ऐसा कोई वोटर नहीं मिला। यही वजह है कि अशोक गहलोत ने यह कहा कि वोटर यह मानकर चले कि 200 सीटों पर वो ही लड़ रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि माना जा रहा है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी। उसको काटने के लिए अशोक गहलोत ने यह बयान दिया, क्योंकि आपने ध्यान से अगर उनके बयान को सुना हो तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे चेहरे को लेकर के एक स्वीकार्यता है तो मैं वोटरों से यह अपील करता हूं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। 5 सालों तक कांग्रेस ने कैसे भी करके अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ साधने की कोशिश की, लेकिन ये कलह रह कर सामने आती रही। और एक बार फिर आज वोटिंग वाले दिन आपने सुना किस तरीके से सचिन पायलट ने खारिज किया अशोक गहलोत के बयान को। हो जाता है कि आज वोटिंग वाला दिन है, और आज वोटिंग वाले दिन भी मनीष गहलोत और सचिन पायलट का ये टकराव कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके का माहौल कांग्रेस में पिछले 2-2.5 साल से बना हुआ है, वो खटास, वो दोनों के बीच की खाई पटने का नाम ही नहीं ले रही। अब सवाल यह है कि अशोक गहलोत ने जो खुद 200 सीटों की बात कही, वो क्यों कही? क्योंकि सबसे बड़ी बात, जैसे मेरे सहयोगी जैनेंद्र भी बोल रहे थे, कि अशोक गहलोत पूरे इस चुनाव प्रचार अभियान की कैंपेन संभाले हुए हैं। सचिन पायलट ने निश्चित तौर पर सभाएं की, राजस्थान में भी की, दूसरे प्रदेशों में भी की, लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह से दिन रात
एक करके अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे, प्रचार किया, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव सीधे तौर पर कांग्रेस का चेहरा अशोक गहलोत और बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी, यानी सीधी लड़ाई प्रधानमंत्री और एक राज्य के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में अशोक गहलोत का ये कहना बनता है, लेकिन सचिन पायलट की बात जो उन्होंने सहयोगी अभिषेक से कही वो भी है कि कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। खटास बिल्कुल सामने है, बिल्कुल खटास सामने। ऐसे में जल्दी से एक रिएक्शन अभिजीत, कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश सचिन पायलट की तरफ से कि साहब कांग्रेस मतलब राजस्थान में सिर्फ गहलोत नहीं है, यही दिखा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो आपने जो इंटरव्यू लिया गया और जो दिखाया गया उससे स्पष्ट होकर दोनों के बीच की जो फांक है वो साफ तौर पर सामने आ गई। लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार अगर कांग्रेस में अपना दबदबा सचिन पायलट बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे बढ़ाएंगे? क्या वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवा के बढ़ाएंगे या वो अपने गुर्जर समाज को ये संदेश देंगे कि भाई आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट ना दें या कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों को वोट दें? तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा होती है। गुर्जर समाज के सामने भी दुविधा है, सचिन पायलट के सामने भी दुविधा है कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो उसमें क्या हैसियत होगी। और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के साथ भी है उनके अंदर गुटबाजी है। तो ये दोनों ही पार्टियां राजस्थान में इस समस्या का सामना कर रही हैं, अलग-अलग डिग्री इस रूप में भी इंटरप्रेट करके देखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जीत गई तो कहीं जीत का सारा श्रेय गहलोत ना ले जाए। मतलब यहां पर भी एक तरीके से कांग्रेस वहां जीतेगी तो जीत का श्रेय तो गहलोत को ही मिलेगा। और अगर हारेगी तो ठीकरा भी उन्हीं के दरवाजे पे फूटेगा। ये उन्हीं का राजनीतिक कैरियर इसमें दांव पे लगा हुआ है। और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसा स्वाभाविक ही होना, सारा श्रेय उन्हीं को मिलेगा। मान लो वो हार गए लेकिन सीटें उन्हें मान लो अच्छी मतलब मिल एक तरीके से इस बयान के जरिए सचिन पायलट अपना सियासी जो अस्तित्व है उसको दिखाने और जमाने की कोशिश यहां पर करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका बयान भी सामने आ गया है। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं राजस्थान में रिवाज बदलेगा मतलब गहलोत सरकार की सत्ता में वापसी होगी। ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। लगातार दूसरी बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये दावा कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान मॉडल के सामने गुजरात मॉडल तो कहीं टिकता ही नहीं है। राजस्थान मॉडल का जिक्र मतदान वाले दिन गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से छेड़ा गया है, सुनिए। सुबह सुबह का वक्त है और देख सकते हैं आप हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी खुद मौजूद हैं। सर, ये जो विधानसभा है यहाँ हमने देखा जब आप पहली बार चुनाव लड़े 38-39 वोटों से आपने जीत हासिल की, फिर फासला बढ़ा 10-11 हजार के आसपास पहुंचे, पिछली बार आप 22,000 मतों से जीते, ये फासला बढ़ता जा रहा है। सर, ये जनता का आशीर्वाद है। जनता माई बाप होती है लोकतंत्र में और जनता फैसला करती है। सर, पिछले 2 दिनों में देखा हमने राजस्थान के चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री गहलोत लगातार अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे, चिरंजीवी योजना से लेकर गैस सिलेंडर के दाम करना, लेकिन पिछले 2 दिनों से एक और नया मसला आ गया, गुजरात वर्सेस राजस्थान। नहीं, देखिए गुजरात में मॉडल तो फेल हो चुका है। गुजरात तो दंगों का, भाईचारे को समाप्त करने वाला मॉडल बन गया है और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है मोदी जी को के हाथों में देश दे करके। आप देखिए राजस्थान के अंदर महंगाई रात कैंप लगे, 10 गारंटियाँ हुई, 7 गारंटियाँ अब हैं, कोरोना काल में ऐतिहासिक काम हुआ। ये सारी चीज़ें अपने आप को अलग करती हैं। और अभी 2030 का विजन हमने प्रस्तुत किया है हमारे घोषणा पत्र में। तो हमारा मॉडल बहुत ही अच्छा है, विकास का मॉडल है, भाईचारे का मॉडल है। और गुजरात का मॉडल आप देखिए, इतनी गरीबी है, इतने लोग परेशान हैं, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। वहाँ पर केवल और केवल आपस में लड़ा करके वोटों की फसल काटी जा रही है। रिवाज कायम रहेगा, बदलेगा? सर देखिए, सत्ता फिर कांग्रेस की आ रही है। तो सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट जहां से लगातार 3 बार विधायक बन चुके हैं, खुद गोविंद सिंह डोटासरा इस बार जीत का चौका लगाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। और इस बीच राजस्थान के अरबपति उम्मीदवारों को लेकर बेहद दिलचस्प जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए स्नेहलता तैयार हैं। स्नेहलता। बिल्कुल रोमाना, देखिए मरुधरा कहा जाता है लेकिन यहीं से राजवाड़ों का और जो राजवंशों का इतिहास जुड़ा है। तो वर्तमान भी बहुत दूर नहीं, अगर कुछ ऐसे अरबपतियों करोड़पतियों का नाम हम रखें जो उम्मीदवार के तौर पर आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रफीक मंडेलिया 166 करोड़ रुपए कांग्रेस की ओर से चूरू सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगला नाम प्रेम सिंह बाजौर का है,
123 करोड़ इनकी प्रॉपर्टी बीजेपी सीट नीम का थाना से ये भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके बाद अगला नाम, अगली शक्ल आप देख लीजिए। अंजना उदय लाल 123 करोड़ कांग्रेस की सीट से निम्बाहेड़ा से ये भी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके बाद अगले करोड़पति का नाम ले तो विश्वेंद्र सिंह, ये 109 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जहां कांग्रेस की ओर से डीग कुम्हेर से ये मैदान में है। आज जनता जनार्दन इनकी किस्मत का फैसला करेगी, लेकिन लक्ष्मी की कृपा है। ज्योति मिर्धा 102 करोड़ रुपए बीजेपी की ओर से नागौर सीट से जनता का आशीर्वाद चाहती हैं, और इसके अलावा सिद्धि कुमारी 102 करोड़ इनके पास प्रॉपर्टी, और बीकानेर पूर्व से अब जनता का आशीर्वाद चाहती हैं, इसीलिए ये चुनावी मैदान में इस वक्त उतरी हुई। हालांकि जनता किस तरफ जाएगी 3 तारीख को पता चलेगा। तो इंतजार 3 दिसंबर का, नतीजों का दिन का। आज जनता वोट डाल रही है, वोटिंग हो रही है, और ऐसे में मुद्दे जो अलग अलग सामने निकल कर आए, कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी इस राजस्थान चुनाव में रह सकता है, इसी पर जरा चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप जी, आपका आंकलन? नहीं, देखिए, कोई एक मुद्दा तो मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव का कोई सेंट्रल इशू कह सकते हैं। वैसे तो हर चुनाव में जो है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, मुख्यमंत्री है, वो केंद्र में होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसका गवर्नेंस कैसा रहा, उससे लोग खुश हैं कि नाराज़ हैं। लेकिन इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। आप अशोक गहलोत की स्थिति को ज़रा समझिए कि वो कितने फ्रंट पर लड़ रहे हैं। वो पार्टी के अंदर सचिन पायलट से लड़ रहे हैं, वो पार्टी के हाईकमांड से लड़ रहे हैं, वो अपने विधायकों के भ्रष्टाचार के कारण जो एंटी इनकम्बेंसी हो रही उससे लड़ रहे हैं, और उससे जो ऊर्जा बच रही है उसके बाद बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो एक मुद्दा उनके लिए तो ये इतने सारे मुद्दे हैं। बीजेपी के लिए है कि गवर्नेंस के मुद्दे पर घेरा जाए, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर पर, और जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनको लेकर, धार्मिक इश्यूज़ को लेकर, जिस तरह से राम दरबार को गिराया गया, सालासर में हनुमान मंदिर के गेट को गिराया गया, और जो छिटपुट घटनाएं हुई, सांप्रदायिक और कन्हैया लाल की हत्या, ये सब मुद्दे बीजेपी बना रही है। वो अंडर करंट की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि ये इशू जमीन पर काफी कुछ असर डाल रहा है। अब कितना वोट पर असर पड़ेगा ये 3 तारीख को पता चलेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है विजय जी को आना चाहिए। सर, जिस बात का जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे कि साहब, एक तरफ बीजेपी है जिसकी तरफ से घेराबंदी, कानून व्यवस्था से लेकर और वो हिंदुत्व तक का मुद्दा उठाकर गहलोत सरकार की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार वो शायद अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए ही इस चुनावी वैतरणी में को पार लगाना चाह रहे हैं अपनी नैया को। रोमाना जी, इस चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए जो एक कॉमन मुद्दा है वो है बगावत और गुटबाजी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बराबर की है। अशोक गहलोत के लिए ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि वहाँ पर सचिन पायलट एक बड़ा फेस है, लेकिन बीजेपी में तो 7-8 गुट हैं जो अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहाँ पर दोनों पार्टी में करीब करीब 12 से 15 बगावती लीडर्स भी हैं जो चुनाव को असर डाल सकते हैं कि किस तरह से चुनाव जीतेगा, हारेगा, कौन करेगा। इशूज़ में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा इशू है कन्हैया लाल हत्याकांड, ठीक है, जो अंडर करंट है जी। लॉ एंड ऑर्डर और ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अंडर करंट में कन्हैया लाल के इशू को भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ उस पर आगे जाना चाहती है। तो हिंदुत्व अशोक गहलोत जो है गारंटीज के साथ साथ ओपीएस पर और महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है। और मेरे ख्याल से वो चिरंजीवी, उनकी स्वास्थ्य योजना जो है उसका बड़ा असर है, वो गारंटी में ही है। राजस्थान के चुनाव का नतीजा ये बताएगा कि गवर्नेंस के मोर्चे पर अगर कमी रह जाती है तो क्या आप लाभार्थी योजनाओं के जरिए उस कमी की भरपाई कर सकते हैं। सभी जगह सारे प्रांतों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ ये बात सामने आएगी, लेकिन राजस्थान के चुनाव में विशेष रूप से सामने आएगी, क्योंकि जो कानून व्यवस्था का मसला, इसकी प्रदीप जी ने इशारा किया, वो बिल्कुल ठीक बात है। राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं पिछले 5 साल में हुई हैं, आमतौर पर वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं होती थी राजस्थान में, लेकिन हुई हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने बड़े पराक्रम के साथ में जो लाभार्थी योजनाएं पिछले 2 साल से चलाई हैं, तो उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नेंस के मुद्दे को कुछ ना कुछ संबोधित किया जा सके जो उनसे कमी रह गई है। अब ये वोटर तय करेंगे कि उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं कामयाब होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि साहब, अगर गवर्नेंस के मुद्दे पर कहीं कोई कमी, तो क्या उसको लाभार्थियों के जरिए भरपाई करके पूरा किया जा सकता है। इसी का फैसला जनता इस वक्त कर रही है। नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन ये चुनाव प्रचार जो बाकायदा हाई वोल्टेज राजस्थान के विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला, और किस तरीके से दिग्गजों ने पूरा जोर इस चुनाव में लगाया, इसी का एक ब्यौरा आपके लिए लेकर आए हैं अवधेश।
बिल्कुल रोमाना, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, मेहमान बात कर रहे हैं, वो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो मुद्दे जनता को समझाए जाए, जनता के मानस पटल पर उतरे, इसके लिए ताबड़तोड़ रैलियां और प्रचार नेताओं ने की हैं। कौन कितने मजबूती के साथ मैदान में उतरा है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 रैलियां उन्होंने की और 2 रोड शो राजस्थान में किए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं वो जनता के मन में उतरे। अमित शाह 14 रैलियां उन्होंने की, 4 रोड शो उन्होंने राजस्थान में किए हैं। और मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ की बात करें, 25 रैलियां उन्होंने की और 14 रोड शो किए हैं। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने 11 रैलियां राजस्थान में की हैं, कांग्रेस के विजन को समझाया। तो वहीं प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो 7 रैलियां उन्होंने की हैं और जनता के मन में उतरने की कोशिश की है, विजन को उतारने की कोशिश की है। तो दोनों तरफ से धुआंधार वादे और प्रचार किए गए हैं। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रचार धुआंधार, वादों की भरमार, दावे जोरदार। और अब बारी जनता की, ये तय करने की बारी कि आखिर उन्हें भरोसा किस पर है। आज चुनाव के दिन भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की नेता दिया कुमारी का कहना है, राजस्थान में इस बार कमल खिलना तय है। वोट डालने के बाद दिया कुमारी जी लगातार बूथ निरीक्षण कर रही हैं, आई हैं। आप ये बताइए मैम कि आज आपने मतदान किया, जनता से क्या अपील करेंगी? यही करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, सब लोग घर से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करें। सबसे महत्वपूर्ण काम आज का ये है कि हम सब लोग खुद भी जाए और सबको प्रेरित करें, घर से बाहर निकलकर वोटिंग जरूर। आपने मतदान किया, आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्या कमल किस रूप में खिलेगा? पूरी तरह से खिलेगा और ये बात आप मुझसे नहीं, आप लोगों से पूछिए। आज तो सबका इन लोगों का दिन है जब सब वोटर जाके अपने मत का प्रयोग करते हैं। और बिल्कुल मैं सबको कहूँगी कि कमल खिलाना है राजस्थान में और विद्याधर नगर में भी। इस बार कितने से जीत होगी? किसकी? आपकी? 1 लाख से। मेरी तो बहुत अच्छी जीत होगी और पूरे राजस्थान में भी सभी की बहुत अच्छी जीत होगी और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं हमारे चैनल पे कि सुनना ही नहीं है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, 25-30 रैली करनी पड़ी उनको। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत ऊर्जावान है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान है पूरे देश में और उनके लिए 30-25 रैली तो कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं पूरा मंत्रिमंडल यहाँ टूट पड़ा। उससे क्या फर्क पड़ता? उनके भी बड़े बड़े नेता यहाँ क्या कर रहे थे? उनके नेता आए वो ठीक है, हमारे नेता आए तो ठीक नहीं है। उनको कौन पूछ रहा है वैसे भी? चलिए, वो कह रहे हैं कि परंपरा तोड़ देंगे। मेरे को उनका सुनना ही नहीं है। ये वोटर दिखा देंगे उनको क्या होता है क्या नहीं होता। तो दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, जो अशोक गहलोत का नाम सुनने को ही तैयार नहीं है। प्रदीप जी, कुल मिलाकर ये राजस्थान चुनाव जो है, ये चेहरों का चुनाव बना या नहीं, ये मुद्दों का चुनाव रहा? नहीं, मुद्दों का चुनाव ज्यादा है। चेहरों का चुनाव बनता अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को प्रोजेक्ट किया होता मुख्यमंत्री के रूप में, वसुंधरा राजे को या किसी और को, नए व्यक्ति को भी किया होता, तो ये जो है चेहरों का चुनाव बनता। चेहरों का चुनाव बन गया कांग्रेस के अंदर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई चेहरे के रूप में। ये दो चेहरे जो है, अगर राजस्थान के इस पूरे चुनावी शोर में सबसे ज़्यादा नज़र आए, सुनाई दिए, तो वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के चेहरे। तो कुल मिलाकर मामला मुद्दों पर है, जो अभी हम सब लोग जो बात कर रहे थे। तो मुद्दों का चुनाव विजय जी, ये बीजेपी के लिए फायदेमंद या फिर ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद? मुद्दों का चुनाव रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो एक फेस उनके पास नहीं है तो उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं दिया कुमारी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि दिया जो है जयपुर राज परिवार से हैं और वहाँ पर जयपुर राज परिवार की जो पहली लीडर पॉलिटिक्स में आई वो उनकी दादी थी, ग्रैंड मदर गायत्री देवी, जिन्हें सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 1962 का इलेक्शन जीता था और वो उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 1,30,000 वोटों से वो चुनाव जीती थी गायत्री देवी। लेकिन उसके एक साल बाद, 1962 की बात है, 1963 में वो विधानसभा चुनाव लड़ी उनियारा से और वो चुनाव वो हार गई। इसका मतलब ये नहीं है, दिया के लिए तो बहुत सेफ सीट है विद्याधर नगर, लेकिन ये कनेक्शन है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से जीतने वाली एमपी 1962 में एक साल में ये भी बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी जो है वो विपक्ष पर निशाना साधती है अभय जी, विरासत की सियासत को लेकर। और यहाँ दूसरी तरफ कई चेहरे ऐसे बीजेपी में भी आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं वो विरासत वाली सियासत, उसका परचम आगे करके चल रहे हैं। देखिए, ये परिवार, विरासत, पिता पुत्र, ये सब घराना, ये मुद्दे राजनीति में उठते रहे हैं। हम सब लोग परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं, लेकिन राजनीति में परिवार एक हकीकत है। कोई भी पार्टी
यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी, समाजवादी पार्टियाँ भी, भाजपा और जो कांग्रेस तो मास पार्टी हैं, जन पार्टी हैं, वो तो इसके खिलाफ जा ही नहीं सकती हैं। ये मुद्दा उठाया जाता है खास तौर से नेहरू गांधी परिवार को निशाना बनाने के लिए। वही ये मुद्दा है। क्षेत्रीय स्तर पर सारी पार्टियां परिवारों की पार्टियां हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी पार्टी के साथ गठजोड़ करना है तो वो परिवार की पार्टी से ही गठजोड़ करना पड़ेगा, आप उससे बच ही नहीं सकते। परिवार जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो, सब जगह एक हकीकत है, उससे नहीं बचा जा सकता। बिल्कुल, और लोकतंत्र का ये पर्व चुनाव, और ऐसे में कुछ खूबसूरत तस्वीरें और आगे का इंतजार कर रही हैं। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी। तो राजस्थान के रण में आज मतदान का दिन है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, और इस बीच आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से मतदान से पहले आज जो दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है वो भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसमें एक तरफ वसुंधरा राजे, दूसरी तरफ सचिन पायलट से लेकर सतीश पुनिया और सीपी जोशी तक की तस्वीरें आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं आज नेताओं की टेस्ट का दिन है। फैसला जनता दे रही है, नंबर जनता को तय करना है। जनता आज जनार्दन है, और ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व में एबीपी न्यूज अपील यही कर रहा है कि अगर आप भी राजस्थान के वोटर हैं तो फिर वोट जरूर डालिए। इस बीच बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड जो राजस्थान चुनाव में खुलकर सामने आया, उसी को लेकर कुछ अहम जानकारियों के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं स्नेहा के पास। बिल्कुल रोमाना, ये जानकारी दिलचस्प भी है, और जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा। हालांकि जनता को आशीर्वाद देते वक्त दर वक्त कुछ चेहरे राजस्थान में नजर आए हैं, क्योंकि उनकी उपाधि ऐसी रही है। हिंदुत्व कार्ड क्यों कह रहे हैं, जरा आप इन तस्वीरों से देखिए, समझिए। बाबा बालकनाथ, महंत बाबा बालकनाथ, इनकी सीट है तिजारा। ये नाथ संप्रदाय के महंत है, अलवर के सांसद, और राजस्थान के योगी के नाम से ये चर्चित है। और खुद इनके लिए योगी आदित्यनाथ आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार करें तो ये बात अपने आप में और वजनदार हो जाती है। अगली शक्ल, अगली तस्वीर, अगला नाम महंत प्रतापपुरी महाराज का है, पोखरण सीट से है। इनकी मान्यता क्या है, प्रसिद्ध तारातरा मठ के महंत हैं। 2018 में ये कितने वोटों से हारे थे, सिर्फ 872 वोटों से हारे थे। तो इस बार उनको फिर से मौका दिया है। अगला नाम है बाल मुकुंदाचार्य का, हवा महल सीट है, और बालाजी हाथोज धाम के महंत है वो। ऐसे में धर्म के लिए आंदोलन करने की उनकी भूमिका रही है। हिंदुत्व के तौर पर देखा जाए तो अपनी अहम भूमिका तो निभाते आए हैं, लेकिन विधायक की भूमिका के लिए आज किस्मत आजमा रहे हैं। इसके बाद अगली शक्ल, अगला नाम ओटाराम देवासी का है, सिरोही से आते हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है, देखिए 1985 से मंदिर के पुजारी हैं, वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो हिंदुत्व का कार्ड का कितना प्रोमिनेंट असर होगा ये तो आज जनता बताएगी, जब मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आज फिर से मैदान में है। देखना ये होगा कि जनता को इनका आशीर्वाद मिलता है या नहीं। रोमाना, बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड किस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को बीजेपी यहां पर धार देती हुई नजर आई है। और अब जरा आप देश का रुख कर लेते हैं कुछ और अहम जानकारियों के लिए। अब बिल्कुल रोमाना, बात कर लेते हैं वादों की, क्योंकि जो पूरा चुनाव का कैंपेन होता है वो वादों के इर्द गिर्द घूमता है। और क्या वादे किए गए, देखिए दोनों दलों के वादे हमारे सामने। अगर कांग्रेस की बात करें, 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा है। बीजेपी उज्ज्वला के तहत 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की बात कह रही है, तो ये वादा है। वादा नंबर 2 की बात कर लें तो कांग्रेस की बात करते हैं, सत्ताधारी दल है, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है सरकार बनी तो। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया गया है सरकार बनने पर। इसके अलावा अगर अन्य वादों की बात करें तो एमएसपी के लिए कानून बनाने की बात कांग्रेस कर रही, जो किसान संगठन मांग कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन हुआ तो एमएसपी के लिए कानून की बात करी कांग्रेस। वहीं बीजेपी कह रही है कि किसानों को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे, और इसके अलावा 50 लाख का मुफ्त इलाज की बात कही जा रही है। जो चिरंजीवी योजना का राजस्थान में चल रही है उसको, उसके दायरे को और बढ़ाने की बात है। वहीं बीजेपी कह रही है कि 12वीं पास जो मेधावी छात्राएं हैं उनको फ्री में स्कूटी दी जाएगी, ताकि वो आवागमन स्कूल का, कॉलेज का बेहतर ढंग से कर सके। कांग्रेस कह रही है कि परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड बीजेपी की सरकार राजस्थान में देगी अगर सरकार बनती है। तो ये कुछ लोक लुभावन योजनाएं और वादे हैं जिसको लेकर नेता जनता के बीच पहुंचे हैं। रोमान, आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये वादों की भरमार जो नेताओं ने इस बार के चुनाव में की है राजस्थान के लोगों से, और अब जनता अपना फैसला सुना रही है। शुरुआती 2 घंटे में जो वोटिंग हुई है उसका प्रतिशत सामने आ गया है। वोटिंग परसेंटेज
शुरुआती 2 घंटे का आपके सामने मैं आंकड़ा रखने जा रही हूं। राजस्थान में 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और सुबह 9 बजे तक 11% मतदान। तो सुबह 9 बजे तक मतलब शुरुआती 2 घंटे में राजस्थान में 199 सीटों पर 11% वोटिंग हुई है। 2018 में देखिए 74.06% वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा रहा था। आज क्या ये आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा राजस्थान में? इस पर हमारी नजर है और कि जब भी राजस्थान में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है पिछली बार के मुकाबले तो फिर सत्ता में बीजेपी आती है, और जब पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत घटता है तो फिर सत्ता में कांग्रेस आती है। पिछले कुछ समय से ये एक दिलचस्प आंकड़ा जो देखने के लिए मिला है। इस बीच राजस्थान में आज आम और खास हर कोई पोलिंग बूथ पर नजर आ रहा है। पोलिंग बूथ के सामने लंबी लंबी कतारें हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मतदान किया। आज जोधपुर के न्यू गवर्नमेंट स्कूल में परिवार समेत वोट डालने गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। लाइन में लगकर वोट डाला। बाकी मतदाताओं से भी बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। गहलोत सरकार पर निशाना भी साधा। तो परिवार के साथ ये तस्वीर वोट डालने के बाद एक तरीके से कस्टमरी है इस तरीके की तस्वीर खिंचवाना जिसमें वो स्याही लगी उंगली का निशान सब दिखाते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपने परिवार के साथ वही तस्वीर खिंचवाते हुए और इसके जरिए कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रेरित करते हुए। खैर यहां जब पहुंचे तो फिर जो मीडिया से बात की जरा वो सुनिए। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, अपने परिवार के साथ वोट करके निकले हैं। सर स्याही दिखा दीजिए, किस तरीके से आप, क्या लग रहा है आप एक वोटर की हैसियत से मुद्दे क्या रहे? देखिए राजस्थान में तो मुद्दे सुस्पष्ट हैं। राजस्थान की जनता अब की बार राजस्थान के भविष्य के लिए और पिछले 5 साल में हुए विश्वासघात और धोखे के ऊपर मतदान करने वाली है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है आबे जी के पास हम जरा चलते हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत नाम बड़ा दिलचस्प, केंद्रीय मंत्री, और जब ये कहा जा रहा था कि साहब दिग्गजों को बीजेपी उतारने वाली है तो गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम को लेकर भी बड़ी चर्चा थी। उनको भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन रणनीति उस रूप में सामने नहीं आई पार्टी। देखिए, जब उनको जल शक्ति मंत्री बनाया गया था तो एबीपी के एक कार्यक्रम में ही मैंने उनका मंच पर प्रदर्शन देखा था जो बहुत ही आश्वस्तकारक था। लग रहा था एक नई राजनीतिक शख्सियत जो है वो उभर रही है केंद्र में भी, और वो राजस्थान की राजनीति को भी गहराई से प्रभावित करेगी। क्योंकि वसुंधरा राजे पूरी तरीके से चुनाव हारने के बाद नेपथ्य में चली गई थी, इसलिए लग रहा था कि इनको आला कमान नेता बनाएगा, लेकिन ये नेता नहीं बन पाए और आज उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए या उनके नेतृत्व में वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत के राजनीतिक कैरियर को मैं समझता हूँ कि एक धक्का है। अगर भाजपा वहाँ चुनाव जीतती है और तय करती है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो तब वो शायद दोबारा नेता बन सकते हैं। हालांकि गहलोत की घर में ही घेराबंदी कर ली जाए, क्योंकि अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट वो जोधपुर इलाके में, जहां जोधपुर से सांसद खुद गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रदीप जी नहीं, देखिए रोमाना जी, अभी अभय जी इससे पहले भी बात कर रहे थे, अभी बात बिल्कुल सही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए ये बड़ा धक्का है कि उनको अगर चुनाव में उतारा जाता तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना होती। लेकिन देखिए, संगठन नेता नहीं बनाता, मेरा ये मानना है। संगठन नेता बनने का अवसर देता है, उसके बाद अगर आप जनता का विश्वास जीतते हैं तो नेता बनते हैं, फिर संगठन आपको और मजबूत और बड़ा नेता बनाता है, उसमें ऊर्जा लगाता है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को मौका मिला, वो उस मौके को जो है उस तरह से अवसर में बदल नहीं पाए। और गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर उम्मीद इसलिए माना जा रहा था कि बीजेपी ज्यादा करेगी क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत मारवाड़ रीजन से आते हैं। जोधपुर मारवाड़ में पड़ता है और मारवाड़ रीजन जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़ा रीजन, सबसे ज्यादा सीटें इस रीजन से, और ऐसे में उस रीजन की जो सियासी ताकत है। बिल्कुल रोमाना, समझिए कि 101 का जो शगुन है, सिर्फ मारवाड़ और ढूंढार को जीत लिया जाए तो अपने आप में मिलने के लिए काफी होता है, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, अगर आप देखें तो 61 सीटें आती हैं मारवाड़ से, और आपने देखा अभी कि किस तरीके से यहां पर मारवाड़ को साधने की कोशिश तो हर कोई करता है। ऐसे में आप देखिए कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके को मारवाड़ कहा जाता है। 5 क्षेत्रों में राजस्थान को बांटा गया है। ऐसे में खासियत क्या है मारवाड़ की? राजस्थान के 10 जिले इसमें शामिल होते हैं, जिसमें जोधपुर भी आता है, नागौर भी आता है, जैसलमेर भी आता है। ऐसे में यहां से जुड़ने वाले नेताओं का नाम भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, और इसके अलावा जातिगत समीकरण की आप बात करें तो जाट, राजपूत,
बावजूद ओबीसी बाहुल ये इलाका माना जाता है और इन्हीं को साधने की जद्दोजहद लंबे वक्त से सभी सियासी दल करते आए हैं, क्योंकि इतनी सारी सीटें आती हैं, मारवाड़ को जीतने पर काफी हद तक रास्ता आसान हो जाता है। रोमाना, खासतौर से अगर जाट वोटर की बात की जाए तो वो निर्णायक एक तरीके से राजस्थान के चुनावों में माना जाता है और जाट वोटर विजय जी पहली बना हुआ इस बार। बिल्कुल पहली है और सबसे बड़ी जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें से कितना हासिल कर सकती है। इसीलिए ज्योति मिर्धा को लेकर आए हैं, जो राजस्थान के बड़े जाट परिवारों से माना जाता है। उनके जो ग्रैंडफादर थे नाथूराम मिर्धा, वो लगातार 50 साल करीब राजस्थान की राजनीति में रहे और जो आखिरी चुनाव हनुमान बेनीवाल तो नाराज हो गए। हाँ, हनुमान बेनीवाल भी उन्हीं के साथ वाले लोग रहे थे एक जमाने तक, तो नाथूराम मिर्धा के साथ ही हनुमान बेनीवाल के जो फादर हैं रामपाल बेनीवाल, वो भी उनके साथ लगातार रहे। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल और उनके बीच में अदावत हो गई, वो तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। लेकिन नाथूराम मिर्धा की यदि उसी परंपरा को चलाएं तो ज्योति मिर्धा अगर उसे आगे बढ़ाती हैं, 2009 में तो हालांकि वो कांग्रेस से एमपी रही थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई, अब जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, ये सबसे बड़ी ताकत होगी भारतीय जनता पार्टी की। गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, राजपूत हैं, राजपूतों का बड़ा वहां पर असर भी है। और मारवाड़ जो है 61 सीट जो है ना, सबसे बड़ी सीट है और वहां हमेशा से ही कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत को रोक सकते हैं यदि मारवाड़ में, हालांकि वैभव गहलोत को उन्होंने हरा दिया तो वो एक बड़ा काम था। लेकिन जैसे वहां सूर्यकांता व्यास जोधपुर से एमएलए रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो कांग्रेस में चली गई। जसवंत सिंह बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो जैसलमेर से रहे हैं, उनके बेटे मानवेंद्र जो है वो सिवान से लड़ रहे हैं चुनाव, वो भी कांग्रेस में चले गए हैं। तो जसवंत सिंह के बाद कोई बड़ा नेता बन सकता था राजपूतों में तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत थे, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल उन्होंने ये मौका खो दिया। बिल्कुल। और जाटों पर अगर दोबारा से मैं आऊं तो अभय जी, जाटों को लेकर हनुमान बेनीवाल 2019 में जिस तरीके से बीजेपी उनको साथ लेकर आई थी, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल अलग हो गए हैं और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। 70 से ज्यादा सीटों पर खुद, 40 से ज्यादा सीटों पर आजाद समाज पार्टी। तो ये जाट दलित गठजोड़ जो है इस गठबंधन के जरिए, क्या वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का खेल आपको लगता है बिगाड़ सकता है? देखिए, राजस्थान में जाट मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है और अभी 2-3 बार मुझे राजस्थान जाने का मौका मिला तो वहाँ पे सब ज़्यादातर पत्रकार और समीक्षक लोग ये कहते थे कि जाट जिधर अगर जाट अशोक गहलोत की तरफ हो जाए तो अशोक गहलोत को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। साथ में वो ये भी कहते थे कि कांग्रेस से जाट उतने खुश नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अभी जाटों का वोट किधर जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जाटों का वोट एक जमाने में कांग्रेस को मिलता था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को राजस्थान में आरक्षण दिया। आरक्षण के बाद जाट फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, लेकिन इसके बावजूद आज उतनी एक पक्षधरता के साथ वो भाजपा के साथ नहीं है। और हनुमान बेनीवाल का फैक्टर भी बीच में है और उन्होंने कुछ एक गठजोड़ करके एक मोर्चा सा भी उन्होंने बनाया है, एक तीसरी ताकत के रूप में वो वहां से उभरना चाहते हैं। तो इस लिहाज से जाट समुदाय को तय करना है कि वो राजस्थान के चुनाव में फैसला कौन रोल निभाएंगे, फैसला कौन भूमिका निभाएंगे, या उनकी भूमिका भ्रम का शिकार रहेगी। सतीश पुनिया जाट अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको चुनाव से पहले हटाकर सीपी जोशी को बनाया गया, तो ये भी एक बड़ा राजस्थान में ये जाट वोटर के बारे में हम चर्चा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओबीसी वो सबसे बड़े समुदाय के तौर पर, वोटर के तौर पर राजस्थान में 40% के आसपास, और ओबीसी में भी जो सबसे बड़ी जाति है वो जाटों की है। 10% के आसपास जाटों की आबादी राजस्थान में मानी जाती है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आगे जब लौटेंगे तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी कवरेज लगातार जारी। राजस्थान में मतदान, जोरदार वोटिंग हो रही है और इस दौरान एक महिला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अब ये महिला कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, एक आम महिला थी, वोट डालने के लिए पहुंची थी और ध्यान सबका अपनी ओर क्यों खींचा? क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। आज शाम में निकाह होना है और निकाह से पहले वो मतदान के लिए पहुंची। देखिए, लोकतंत्र का पर्व कितना महत्वपूर्ण है ये समझा जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद ये युवती हैं, आपका नाम बताएं। रुखसार, ये बताइए, आज आपके हाथों में मेहंदी है और बहुत चमकता हुआ सा पर्स है, क्या वजह है? मेरी शादी है आज। कब है आपकी शादी? अभी दोपहर में। दोपहर में है। और आप किसके साथ आई है फिर वोट देने और क्या सोच के आई? के साथ आई हूँ, भाई के साथ आई हूँ। और क्या सोचा आपने? मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हूँ, तो इसलिए मुझे वोट देने का अधिकार है और मैं अपना राइट यूज करना चाहती थी। तो आपके जो होने वाले शौहर हैं, आपने ये नहीं सोचा उनको भी लाऊं? वो आएंगे वोट डालने, वो अपने पोलिंग बूथ पे गए वोट डालने। उनका अलग जी बिल्कुल। तो ये बताइए, आप करती क्या है आप? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस में वर्किंग हूँ। अरे वाह। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आपके हाथों में मेहंदी है, शादी है, निकाह आपका होने जा रहा है, तो आप क्या लोगों को मैसेज देंगे?
कि अपना राइट हमेशा अपने को यूज़ करना है। डेमोक्रेसी अगर दे रखी है हमें इंस्टीट्यूशन ने, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। बढ़िया। तो रुखसार हैं जो बताती हैं कि लोकतंत्र में इस दिन का क्या महत्व है। उनका अभी कुछ देर बाद निकाह होने वाला है, लेकिन वोट की अहमियत को समझती हैं, इसीलिए यहाँ पहुँची हैं और लोगों को भी यही संदेश देना चाहती हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज़, झालावाड़। तो मेहंदी हाथों पर रची हुई है, दुल्हन बनने से पहले वोट डालने के लिए पहुंची महिला। आपने देखी ये खास बातचीत और ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप भी इंस्पायर हो जाएं। अगर आप राजस्थान में वोटर हैं तो फिर निकल जाइए, फौरन वोट डाल कर आइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए।